किसान, कहा शोषण अब बर्दाश्त नहीं। अंबानी ग्रुप के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह पर विमान सेवा को फ्यूल सप्लाई करने के लिए अमौसी इंडियन ऑयल प्लांट से पाइपलाइन के द्वारा एयरपोर्ट पर फ्यूल सप्लाई करने के लिए जबरन किसानों की जमीन अधिग्रहण करने का किसानों ने गंभीर आरोप लगाया है। एक तरफ जहां सरकार किसान हित की बात करती है तो दूसरी तरफ किसानों की जबरन जमीन कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। मामला ग्राम सभा अमौसी हिंदू खेड़ा का है, जहां किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार के द्वारा अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट के लिए फ्यूल सप्लाई करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके चलते अडानी ग्रुप में इंडियन ऑयल डिपो से सीधे पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें किसानों ने आरोप लगाया कि उचित मुआवजा न देने से किसान नाराज है। किसानों ने कहा कि ग्रुप से जो मुआवजा मिल रहा है उससे 4 गुनी राशि उनको विक्रेता और क्रेता के द्वारा क्रेता उनको 4 गुनी राशि उपलब्ध करा रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर उस जमीन को खरीद करके 4 गुनी कीमत देने को तैयार है, पर कंपनी के द्वारा बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे नाराज किसानों ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया। किसानों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण करने का अधिकारियों ने पूरी तरह से धमका कर जमीन कब्जा कर रहे हैं, वही चूना भी डाल दिया गया। किसानों ने कहा कि हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, पर अधिकारी जोर जबरदस्ती कर उनकी जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा भूमि पूजन का कार्य संपन्न हो गया है। पर आपको बता दें, आज अयोध्या के विषय में आपको हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो अपने आप में एक अनोखी और अनूठी कहानी है। के नायर अर्थात कृष्ण करुणाकर नायर, आज जब पूरा देश श्री रामलीला के जन्मदिन पर भूमि शिलान्यास के जश्न में डूबा हुआ है, तब कृष्ण करुणाकर नायर का नाम याद किए बिना आज का दिन सार्थक नहीं हो सकता है। कौन थे के नायर? आइए उनके विषय में जानते हैं। संक्षिप्त विवरण में उनकी जीवन से अयोध्या के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उनका जन्म 11 सितंबर सन 1907 में केरल के एलेप्पी में हुआ था और 7 सितंबर 1977 को उन्होंने इस पार्थिव देह को त्याग दिया। के नायर की शिक्षा दीक्षा मद्रास और लंदन में हुई थी। 1930 में वे ICS बने और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर कलेक्टेड रहे। 1 जून सन 1949 को उन्हें फैजाबाद का कलेक्टर बनाया गया। मानो रामलला ने स्वयं उनको फैजाबाद बुलाया हो। उनके कलेक्टर रहते हुए 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात को इसी स्थान पर रामलला का प्राकट्य हुआ और 23 दिसंबर की सुबह प्रातःकाल बड़ी संख्या में भक्तों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ तथा कथित बाबरी मस्जिद यानी वास्तविक राम जन्मभूमि पर रामलला का दर्शन करने के लिए एकत्र होने लगी। वास्तव में 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात सबसे बड़ा शिलान्यास हुआ था, जब रामलला का प्राकट्य हुआ। सबसे बड़ा शिलान्यास का दिन तो वही था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार पटेल ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत और उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को कहा कि किसी भी स्थिति में मूर्ति को स्थान से तत्काल हटा दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री पंत और शास्त्री ने कलेक्टर के नायर को प्रतिमा हटाने का आदेश दिया, लेकिन केरल के इस ICS के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने प्रतिमा हटाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। जवाहरलाल ने प्रतिमा हटाने के लिए उनको सीधे आदेश दिया, 2 बार आदेश दिया, किंतु के नायर टस से मस नहीं हुए। उन्होंने प्रतिमा नहीं हटाई, साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिमा किसी ने रखी ही नहीं, रामलला तो प्रकट हुए हैं। कई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और इस बात को जब रामलला का प्रकट हुआ तो उसे कौन हटा सकता है। ये बात के नायर ने कही। नेहरू ने ICS अफसर नायर को कहा कि तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन भगवान श्री राम की मूर्ति यहाँ से नहीं हटेगी। ट्रांसफर पर भी काशी या मथुरा ही जाऊंगा, अन्यथा और कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर नेहरू के रोंगटे खड़े हो गए, उन्हें कपकपी छूट गई। नायर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे, अतः नायर को सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने अपने निलंबन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी और उनका निलंबन उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। नायर का संकल्प तो कुछ और ही था। उन्होंने आगे नौकरी करने से इनकार कर दिया और स्वेच्छा से सेवानिवृत्त यानी पेंशन ले ली। उन्होंने अपने आप को सेवानिवृत्त होने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने भारतीय जनसंघ की सदस्यता ले ली। 1967 में बहराइच से भी भारतीय जनसंघ के टिकट पर सांसद चुने गए। उनकी पत्नी शकुंतला नायर कैसरगंज से सांसद चुनी गई और उनका ड्राइवर भी विधायक चुना गया। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी कृष्ण करुणाकर नायर को आज के दिन याद किए बिना मन नहीं मान रहा, इसलिए कुछ शब्द उनके विषय में आप सभी महानुभावों के सामने मैंने रखे हैं। के नायर का स्मरण मात्र ही भावुक बना देता है। जब 1986 में राम जन्मभूमि का ताला खोला गया, तब अन्य सभी लोगों की तरह पहली बार मैंने अंदर जाकर रामलला के दर्शन भी किए थे। आपको बताऊं कि रामलला की प्रतिमा के बगल में के नायर की एक फोटो रखी थी और दीवार पर लिखा था, जब तक रामलला का नाम रहेगा के नायर तेरा नाम इतिहास में अमर रहेगा। आज क्या हो गया? किसी ने भी इस महान आत्मा कृष्ण करुणाकर नायर को आज याद तक नहीं किया। भगवान श्री राम के कट्टर भक्त जिसने अपनी आईसीएस की नौकरी तक की परवाह नहीं की, ऐसे कृष्ण करुणाकर नायर को आज के दिन करोड़ों हिंदुओं की ओर से श्रद्धा सुमन और कोटि कोटि नमन। में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय 7 जालसाजों को किया गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ की साइबर क्राइम टीम ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय 7 जालसाज गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कॉल सेंटर के द्वारा लोगों को पेंशन चालू कराने के नाम पर उनकी अकाउंट डिटेल हासिल कर लेते थे और उनके खातों से पैसे निकाल लिया करते थे। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे यह जालसाज कोई मामूली जालसाज नहीं है। यह झारखंड राज्य के देवघर, दुमका, गिरिडीह में कॉल सेंटर बनाकर लोगों को फोन करते और उनको अपने झांसे में लेकर उनके साथ ठगी करते थे। पकड़े गए जालसाज केवल यूपी ही नहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत अन्य जनपदों में भी लोगों को निशाना बना चुके हैं। पकड़े गए जालसाज ऑनलाइन ठगी करते थे, फिर चाहे वह पेटीएम हो, मोबाइल हो, फोन हो, गूगल पे हो, अमेजॉन व फ्लिपकार्ट, फ्यूचर पे, एयरटेल मनी, फिनो पेमेंट बैंक, नोवोकर गिफ्ट व अन्य एवलेवर में भी स्थानांतरण का काम करते थे। वहीं पुलिस अधिकारी ने पकड़े गए इन जालसाजों की पहचान रूपक कुमार मंडल, गोपाल मंडल, लल्लन मंडल, योगानंद प्रसाद, प्रमोद कुमार मंडल, नीरज मंडल, हरिहर मंडल, रंजीत मंडल व राहुल आर्य के रूप में कराई। साथ ही उनके पास से 3 लाख और 7 मोबाइल फोन के साथ एक लैपटॉप भी बरामद किया है। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर अपराध नीलांज चौधरी ने इस अंतर्राज्यीय 7 जालसाज गिरोह का पर्दाफाश करने वाली टीम को 25,000 रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा की है। सिंह द्वारा एवं उनकी टीम द्वारा करीब 9 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से करीब 3.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी पिछले 2-3 सालों में कारित किया गया है अलग अलग मामलों में। वर्तमान में हमारे यहाँ पे जो 174/2020 धारा 420 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है, जिसके अंतर्गत 53 लाख रुपए वादी के खाते से हेराफेरी करते हुए दूसरे खातों में ट्रांसफ़र कर लिया गया। उसी के आधार पर हम लोगों ने अपना कार्रवाई प्रारंभ किया था और झारखंड के राज्य के अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई जानकारी करने हेतु, जैसे देवघर, दुमका, गिरिडीह और अन्य जगह भी टीम ने दबिश दी और सुरागरसी पता रसिक करते हुए इन लोगों का नाम प्रकाश में लाए और इनको धारा 41 के नोटिस शामिल कराए गए कि आप आए और बयान दें। उसके बीच में हम लोगों ने इनके अन्य जो मोडस ऑपरेंडाई है उसके अनुसार सबूत एकत्रित किया और आज कारण दर्शाते हुए इनकी गिरफ्तारी
यहाँ पर थाना हजरतगंज में पुलिस टीम द्वारा किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में 9 लोग शामिल हैं, जिनका नाम क्रमशः रूपक कुमार मंडल, गोपाल मंडल, लल्लन मंडल, योगानंद प्रसाद, प्रमोद कुमार मंडल, नीरज मंडल, हरिहर मंडल, रंजीत मंडल और राहुल आर्य शामिल है। और 3 लाख रुपए के कैश इनसे बरामद किया गया है। 7 मोबाइल जो ये लोग काम में लाते थे इस काम को करने के लिए वो, और 1 अदद लैपटॉप की बरामदगी हुई है। अन्य और भी काफ़ी संख्या में अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आए हैं। करीब 11 लोगों का नाम प्रकाश में लाए गए हैं, जिसके विरुद्ध भविष्य में हम लोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और ये केस एक इसलिए खुलासा इसके लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान समय में जबकि बैंकिंग हम लोग फिजिकल बैंकिंग से डिजिटल बैंकिंग ई बैंकिंग की तरफ हम लोग अग्रसारित है, उस समय में इकोनॉमिक फ्रॉड जो ऑनलाइन हो रहे हैं उसका एक प्रमुख उदाहरण ये है कि किस तरीके से इन लोगों ने किसी की जाती। तो ऐसे करते हुए क्योंकि आजकल बैंक खाता खोलना पहले से काफ़ी आसान कर दिया गया है कई सरकारी नियमों के अंतर्गत। पहले बहुत इसमें एक इंट्रोडक्टर की ज़रूरत पड़ती थी, आजकल ऐसी कोई नियम नहीं है। और इन्हीं सब नियमों के फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों ने ये काम किया है। निश्चित रूप से अगर किसी की संलिप्तता आएगी सामने हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, कॉल सेंटर का भी जिक्र आ रहा है, तो किस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते थे, किस तरीके से कॉल सेंटर के थ्रू ये लोग फ्रॉड करते थे? देखिए, कॉल सेंटर इन्हीं लोगों के माध्यम से कॉल सेंटर संचालित हो रहा है, ये आप कह सकते हैं। जैसे साइबर क्राइम सेल के एसीपी साहब ने मेरे से चर्चा किया, करीब इन लोगों ने 40-50 के ऊपर मोबाइल रखते थे, अलग अलग समय पे कॉल करते थे। 20 मोबाइल से कॉल करने के बाद पहले तो ये लोग अपने डेटा एकत्रित करते थे कि किसके खाते में पेंशन की ग्रेच्युइटी जमा हुई है, किसके खाते में पेंशन जमा हुआ है। और फिर क्योंकि पेंशनर्स जो है थोड़े पुराने लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा अप टू डेट नहीं रहते हैं अपने आजकल के टेक्निकल एडवांसमेंट से, तो वो आसानी से झांसे में आ जाते हैं। इन लोग से ये लोग अब पहले इंटरनेट बैंकिंग इनका एक्टिवेट कराते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से कॉल करते करते कई स्कीम्स बताते हुए कि आपके पैसा दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा करते अपने मोबाइल उनके मोबाइल नंबर के स्थान पर अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर लेते हैं। उसी के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग को संचालित करते हुए पैसे का आदान प्रदान जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर लेते हैं। सर, क्या कोई आपराधिक इतिहास रहा है झारखंड में? यहाँ से अभी तो प्रकाश में कोई आपराधिक इतिहास नहीं आया है, परंतु छत्तीसगढ़ में एक या 2 व्यक्ति का है, शायद 2 व्यक्ति का है। परंतु अभी हम लोग और इनकी डिटेल क्रिमिनल हिस्ट्री लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग अभी इन लोग को और पूछताछ करेंगे कल जेल भेजने से पहले, और कोई और चीज़ सामने आएगा तो निश्चित रूप से आपसे शेयर करेंगे। 3 लाख बरामदगी कर ली गई, बाकी जो 50 लाख बचे उन्होंने क्या किया? देखिए, अलग अलग इंटरनेट पोर्टल्स, बैंकिंग पोर्टल्स और जिसको कहा जाता है मतलब ई मार्केट और ई वॉलेट्स के माध्यम से पैसा का वितरण कर दिया गया है। सारे पैसा जो है अब ई फॉर्म पे है और अलग अलग लोगों के पास पहुंच गया है। कुछ तो शायद हो सकता है सामान खरीदने में यूज़ कर लिया गया हो, तो इसकी बरामदगी में समय लगेगा। ये निश्चित रूप से एक चिंताजनक विषय है कि जब भी हम लोग व्हाइट कॉलर क्राइम जैसे इसे चीज़ों की पर्दाफाश करते हैं, पूरे के पूरे पैसा जो है बरामद कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि पहले ही पैसा जो है यूज़ कर लिया गया होता है या इतने दूर दराज के डेस्टिनेशन में बढ़ चुका होता है कि उसको एकत्रित कर पाना ही एक बहुत दूर कार्य है। लेकिन हम लोग उस पर भी प्रयासरत है और जब विवेचना भी प्रचलित है, आगे इसके प्रयास पूरा किया जाएगा कि वादी को ज़्यादा से ज़्यादा उसका पैसा हम लोग वापस दे दें।